है देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। तो इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। तो खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो किस किस को मिले पद्म पुरस्कार, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को भी समझेंगे। और फिर सिपाही बहाली में हुए बड़े फर्जीवाड़े को भी आगे हम लोग समझने वाले हैं। और इसके बाद 100 करोड़ की फर्जी निकासी के मायने भी हम लोग समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम लोग करेंगे पद्म पुरस्कार की। आरा के रहने वाले समाज सेवी डॉक्टर भीम सिंह भावेश को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भीम सिंह भावेश मुसहरों के बीच मसीहा बनकर उभरे हैं। बीते 21 साल से वो समाज के निचले पायदान पर रहने वाले मुसहर जाति के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड में उनकी जमकर तारीफ की थी। भीम सिंह मुसहर समाज के लोगों को शिक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में उन तक जानकारियां पहुंचाते हैं। साथ ही उन्हें उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान की भी बात समझाते हैं। वो अब तक मुसहर जाति के 8000 बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा चुके हैं और एक बड़ी लाइब्रेरी भी उन्होंने बनवाई है। और इनके प्रयास से करीब 100 अनाथ बच्चे बच्चियों को परिवेश मिली है और ये बच्चों के डॉक्यूमेंट बनवाने और फॉर्म भरवाने में भी काफी मदद करते हैं। इन्होंने 100 से भी ज्यादा मेडिकल कैंप लगवाए हैं और कोरोना काल में भी लोगों की काफी मदद की है। डॉक्टर भीम सिंह भावेश 1992 से पत्रकारिता के क्षेत्र में है और इसके बाद समाज सेवा से जुड़ गए। नई आशा नाम का एक संगठन इन्होंने बनाया, जिसके जरिए मुसहरों के उत्थान के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर भावेश ने 4 पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें सानिध्य का संस्मरण, हाशिए पर हसरत, कलकत्ता से कोलकाता और नेम प्लेट शामिल है। वर्तमान में आरा शहर की अधिशात्री मां आरण्य देवी मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ कराने का श्रेय भी भीम सिंह को ही जाता है। वो मां आरण्य देवी मंदिर विकास ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक भी हैं। बिहार की निर्मला देवी को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आपको बता दें कि देखिए, निर्मला देवी कला और शिल्प की विरासत को जीवंत कर रही हैं। निर्मला देवी ने सुजनी कढ़ाई कला को पुनर्जीवित किया। सुजनी कला को देश विदेश में इन्होंने पहचान दिलाई। निर्मला देवी सुजनी कला के ग्लोबल एम्बेसडर हैं। इनका आर्ट वर्क म्यूजियम के साथ साथ दूसरे देश में प्रदर्शित हुए हैं। सुजनी कला को भारत सरकार से जीआई टैग भी मिला है। निर्मला देवी को पारंपरिक कढ़ाई के लिए दरअसल ये सम्मान दिया जा रहा है। तो बिहार के 2 लोगों का नाम इसमें शामिल है, निर्मला देवी और भीम सिंह भावेश। देखिए, पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है, जिसमें बिहार के 2 लोगों का नाम है जिनको ये सम्मान मिलेगा। तो भीम सिंह भावेश और निर्मला देवी, जिनको ये पुरस्कार मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा। और देखिए, बिहार के 2 लोगों जिनका नाम है वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। तस्वीरें भी हमने लगाई है, भीम सिंह भावेश और निर्मला देवी। और देखिए, भीम सिंह की बात करें तो इन्होंने मुसहरों के लिए काम किया है। वहीं निर्मला देवी ने सुजनी कढ़ाई के लिए काम किया है, विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। और देखिए, 22 साल से भीम सिंह जो है वो मुसहरों के लिए काम कर रहे हैं। और भोजपुर के 13 ब्लॉक में 200 से भी ज्यादा टोला है और ऐसे में लगातार लोगों के बीच जाते हैं, काम करते हैं। भीम सिंह भवेश ने काम किया है, 8000 मुसहर बच्चों का स्कूल में इन्होंने एडमिशन करवाया है। 100 से भी ज्यादा इन्होंने हेल्थ केयर कैंप भी लगवाए हैं और बड़ी सी लाइब्रेरी भी इन्होंने बनवाई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें निर्मला देवी की, उनके कामों की, तो देखिए, सुजनी कढ़ाई के लिए इन्होंने काम किया है। 4 दशक से ये काम कर रही हैं और 15 से ज्यादा गाँव की 1000 से भी ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग भी इन्होंने दिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और सुजनी कढ़ाई के लिए लगातार काम कर रही हैं, ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं सुजनी कढ़ाई की। वहीं सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो इस तरीके से अब आइए जानिए कि पद्म पुरस्कार क्या होता है। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। तो अब पद्म पुरस्कार कब दिया जाता है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो आपको बता दें कि 25 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसे दिया जाता है। अब देखिए, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और अब ये समझिए कि पद्म पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। देखिए, पद्म विभूषण
पद्म भूषण और पद्मश्री क्यों दिए जाते हैं वो आपको एक एक करके बताएंगे। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दरअसल इसको दिया जाता है, और वहीं उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए भी दिया जाता है। तो क्या श्रेणी है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये दिया जाता है, और ये उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो देखिए पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए मिलता है, ये अगर बात करें तो कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, अभिनय, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक मामले में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। और अब देखिए बिहार के 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, तो ये काफी गौरव की बात है बिहार के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों में। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने बिहार दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। उनके बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम महज 1 साल पहले तक टेलीविजन पर होती गर्मा गर्म बहस का बड़ा चेहरा रहे हैं। प्रमोद कृष्णम कमोबेश हर रोज अपने तर्कों के सहारे विरोधियों को पानी और कांग्रेस का बचाव करते टीवी डिबेट्स में दिखते थे, लेकिन आज वही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में संविधान भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। कल की धाम के स्थापना दिवस पर बिहार पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। राहुल गांधी जी को चुन लिया था। 150 साल पुरानी पार्टी को खत्म करने में राहुल गांधी को 15 वर्ष लगे। पूरे विपक्ष को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये आप स्वयं जान सकते हैं। राहुल गांधी पर आचार्य के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मतलब अभी 1 साल पहले तक यही आरती उतारते थे राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी का, ये तो उनके बारे में जानना चाहिए। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी आचार्य प्रमोद कृष्णम पर पलटवार किया है। ये देश आस्था और रैशनैलिटी में यकीन करता है। किसी प्रमोद कृष्णन और किसी को हक नहीं है किसी दूसरे की आस्था पर सवाल करे। 40 साल तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सनातन का हवाला देते हुए कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया था। तब से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी उनके निशाने पर हैं। सवाल ये कि क्या सच में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे बड़े संकट से जूझ रही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सबसे बड़े हमले को समझने के लिए सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम को समझना होगा और कांग्रेस से उनके रिश्तों को भी समझना होगा। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की धाम के प्रमुख हैं और कांग्रेस के नेता भी रहे हैं। आचार्य प्रमोद करीब 40 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे और बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। यहां तक कि कांग्रेस की टिकट पर 2 लोकसभा का चुनाव भी लड़े। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की पहुंच कांग्रेस में ऊपर तक रही होगी। लेकिन सनातन के मुद्दे पर मतभेद हो गया और कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को ठुकरा दिया। लेकिन प्रमोद कृष्णम अयोध्या गए और कहा कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं होगा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को समझिए। देखिए, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हो रही है, इनका ये कहना है, और 150 साल पुरानी पार्टी खत्म हो रही है। एक बहुत बड़ा बयान है। अब देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए, इन्होंने ये बात भी कह दी है। राहुल गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने कहा है कि पहला लोकसभा चुनाव वो 2004 में लड़े, 2012 में पार्टी के फैसलों में अहम भूमिका इन्होंने निभाई और इस तरीके से आप समझ सकते हैं 2012 से अब तक 89 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 3 और विधानसभा चुनाव की बात करें तो 86। तो इस तरीके से जो बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है वो आप समझ सकते हैं। और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वाकई राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है? चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और 7वें चरण में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं और इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं हुआ है। पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में।
सिपाही बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा, 7वें चरण में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार। बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं हुआ मैच। सिपाही बहाली के लिए चल रहे फिजिकल टेस्ट का 7वां चरण समाप्त हो गया है। इस दौरान पुलिस ने 16 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जिनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं हुआ था। लिखित परीक्षा में इन सभी ने स्कॉलर बिठाया था और इसके लिए उन्होंने 1 से 5 लाख रुपए तक की डील की थी। केंद्रीय चयन परिषद ने इसका खुलासा किया है। इस हफ्ते कुल 9,600 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन केवल 7,771 अभ्यर्थी ही पहुंचे थे। इस परीक्षा के 7 चरणों में अब तक करीब 75 अभ्यर्थी कदाचार में लिप्त पाए गए हैं। जब इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान शारीरिक दक्षता परीक्षा में की गई तो इनकी करतूत पकड़ी गई। कदाचार रोकने के लिए सभी केंद्रों का सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग से इस बार निगरानी की गई थी। जैमर के दौरान केंद्राधीशों से संपर्क के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद भी कई केंद्रों पर मुन्ना भाई अपने हरकतों से बाज नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए निकासी मामले में झारखंड एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस की टीम ने रांची के डोरंडा इलाके में राम लखन यादव के यहां पर छापेमारी कर 60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं और ये रकम पहले से गिरफ्तार सेंट्रल बैंक के मैनेजर लोलस लकड़ा की निशानदेही पर मिली है। मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुख्ता सबूत के बाद करीब 350 खातों में पड़े हुए 47 करोड़ 20 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया और इस केस में 1 करोड़ 93 लाख रुपए नगद और 17 लाख रुपए के जेवर अब तक बरामद किए जा चुके हैं। वहीं इसके साथ ही अब तक पूरे मामले में 900 फर्जी बैंक खातों का पता चला है, जिसमें ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं और सभी की जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। पूरे मामले के जो तार हैं वो बंगाल सहित कई और जगहों से भी जुड़े हुए मिल रहे हैं। तो एक्शन में है एटीएस। डोरंडा में राम लखन यादव पर छापा पड़ा है और ऐसे में 109 करोड़ का फर्जीवाड़ा का ये मामला है। मैनेजर की निशानदेही पर दरअसल ये कार्रवाई की गई और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बताते चले कि 109 करोड़ की फर्जी निकासी का ये मामला है। एक्शन में एटीएस और ऊर्जा विकास निगम से फर्जी निकासी मामले में देखिए एटीएस का ये एक्शन लगातार जारी है। 900 फर्जी बैंक खाते का पता चला है। आरोपी के घर से 60 लाख कैश की बरामदगी और एक बड़ी खबर, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। देखिए बिहार के लिए शारदा सिन्हा को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है और ये बिहार के लिए काफी गौरव की बात है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा और आपको बता दें कि शारदा सिन्हा को भी मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। तो इन दोनों का भी नाम इसमें शामिल है। सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया जाएगा। तो ये सम्मान बिहार के लिए गौरव की बात है। इन दोनों का ही योगदान बिहार के विकास में काफी ज्यादा है। शारदा सिन्हा ने कई ऐसे गीत गाए हैं जो आज भी हर घर में गूंजते हैं। शारदा सिन्हा आज भी सभी के दिलों में बसती हैं। वहीं सुशील मोदी का बिहार के विकास में काफी अहम योगदान रहा है। तो शारदा सिन्हा और सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिहार के लिए एक गौरव का पल है। गौरव सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा तो वहीं सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए एक बड़ी खबर है बिहार वासियों के लिए, गौरव का क्षण। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, शारदा सिन्हा को मरणोपरांत दरअसल ये सम्मान दिया जाएगा। वहीं सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण, इन दोनों का नाम ये शामिल है। और आपको बताते चले इन दोनों का नाम आया है, इस सम्मान से जुड़ा है। अब पूरे बिहार वासी जो हैं काफी ज्यादा खुश हैं। शारदा सिन्हा सभी के दिलों में बसती हैं। घर घर में उनके जो गीत हैं वो सुने जाते हैं। और
और देखिए, ये भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो कि शारदा सिन्हा को मिलने जा रहा है। और सुशील मोदी को भी हालांकि मरणोपरांत ये दिया जा रहा है और काफी गौरव की बात है बिहार वासियों के लिए। शारदा सिन्हा आज सभी के घर में उनकी आवाज जो है गूंजती है, सुनी जाती है। खासतौर पर छठ गीत जो उनके गाए हुए हैं, आज भी छठ में उनके जो गीत हैं वो सुने जाते हैं। उनके गीत के बिना छठ पूजा अधूरी सी रहती है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिरंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिरंजन जी, देखिए, शारदा सिन्हा को और सुशील मोदी को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिरंजन जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? फिलहाल अभिरंजन जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी अब तक पहुंचा दें। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, शारदा सिन्हा को मरणोपरांत जो है ये सम्मान मिलने वाला है। इनका काफी योगदान रहा है संगीत के क्षेत्र में। वहीं सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुणाल को भी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित इनको किया जाएगा। शारदा सिन्हा को भी इनका योगदान काफी रहा है संगीत के क्षेत्र में। वहीं अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो उसमें सुशील मोदी का भी काफी योगदान रहा है बिहार के विकास में। और इसी वजह से बिहार वासियों के लिए काफी गौरव का क्षण है, गौरवशाली ये क्षण। सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण, किशोर कुणाल को भी पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो गीत गाए हुए हैं वो सभी के घर में सुनाई देते हैं। उनकी आवाज सभी के दिल में बसती है। जितने उन्होंने गीत गाए हैं छठ पूजा के, वो सभी छठ पूजा के समय में बजाए जाते हैं और उनके गीत के बिना छठ पर्व बिल्कुल अधूरा सा लगता है। इसी वजह से उनका जो योगदान रहा है संगीत के क्षेत्र में, जो हालांकि उन्होंने बॉलीवुड में भी काफी गाने गाए हैं और उनकी आवाज जो है इसी वजह से घर घर में सुनने को मिलता है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण सम्मान और वहीं सुशील मोदी को भी सम्मानित किया जाएगा। शारदा सिन्हा को देखिए मरणोपरांत सम्मान मिलेगा, सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। किशोर कुणाल को भी देखिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार के हेमंत कुमार को भी शारदा सिन्हा जी के बेटे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंशुमन सिन्हा। अंशुमन, देखिए, शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप और आपका पूरा परिवार? हमारा पूरा परिवार इस वक्त भाव विभोर है। ये क्षण हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। उनके जीते जी ये होता तो बहुत ही आनंद का पल होता, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। पर शारदा जी को पद्म विभूषण जो मिला है, मैं इसके लिए सरकार के प्रति अपनी बहुत सारी सद्भावना भेजता हूं और मैं बहुत खुश हूं। हम पूरे परिवार बहुत ज्यादा खुश हैं। ये बहुत ही भावुक क्षण है हमारे लिए जी। तो अंशुमन, क्या आपको ये जानकारी पहले मिल गई थी या फिर न्यूज़ 18 की खबर देखने के बाद आपको ये पता चला है कि शारदा सिन्हा जी को ये सम्मान दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल मुझे अभी फोन आया है तो पता चला है कि शारदा जी को ये सम्मान मिला है। मंत्रालय का फोन शायद कभी बजा भी होगा, मुझे ध्यान नहीं था, मैं तो उठा ही नहीं पाया था। जी, और इसी वजह से देखिए न्यूज़ 18 जो है वो हर पल अपडेट जो है वो देता रहता है। और ये खबर भी सबसे पहले हमने ही सभी को दिखाया है कि शारदा सिन्हा जी को दरअसल ये सम्मान जो है अब मिलने जा रहा है। तो इस वक्त आपका पूरा परिवार जो है वो क्या कह रहा है? सभी लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी बिल्कुल आंखें सबकी भीगी हुई हैं, क्योंकि माँ हमारा जो 2018 का जो अनुभव था राष्ट्रपति भवन में जाकर के उस सम्मान को लेना, मेरा माँ के लिए वो साड़ी चूज करना कि कौन सी साड़ी पहननी है, और वो सारा जो रिहर्सल्स हुआ था वो सब अभी इतने ज्यादा जीवंत है कि ऐसा लगता है कि बस
ये बहुत उचित है, ये बहुत ही सम्मान की बात है। मुझे बिल्कुल अंशुमन, बहुत सम्मान धन्यवाद की बात है। शारदा सिन्हा जी को ये जो अवार्ड है वो मिलेगा, ये सम्मान जो है उनको दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अंशुमन जी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।